नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियाज़ वर्ल्ड में। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिन भर आप तमाम तरह की चर्चाओं में शामिल रहे हैं, बातचीत में। ये तीसरा और आखिरी दिन है रायसीना डायलॉग का, और आज भी पूरे दिन यूरोपियन यूनियन के भविष्य पर, उसकी समस्याओं पर चर्चा होती रही। साथ साथ हामिद करज़ाई को हमने सुना, जिसमें उन्होंने एक बार फिर बताया कि कैसे भारत के साथ जो उनके रिश्ते हैं वो मोहब्बत और प्यार के जो वो बने हुए हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं उनकी। यूरोपियन पैनल को हमने सुना संजय, लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगी पहले दिन से, जब नॉर्वे की प्रधानमंत्री जो हैं एर्ना सोलबर्ग, उन्होंने जब कहा था कि अब साउथ चाइना सी को लेकर जो इतना टेंशन बना रहा है, पर माइट इज़ राइट की जो नीति है वो नहीं चलेगी और बड़े देशों को इसमें लीड लेना होगा, और छोटे देश जो हैं फिर वो रूल बेस्ड जो विश्व व्यवस्था है उसको फॉलो करेंगे। तो वो जो रूल नीति पर आधारित विश्व व्यवस्था है उस पर जो उन्होंने कहा है, पर जो अभी हो रहा है, उस दोनों में बहुत डिफरेंस दिखता है, काफ़ी मतभेद हैं, पर उन्होंने वहाँ से शुरुआत की है। तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? उन्होंने ब्लू इकोनॉमी की बात की और कैसे ओशंस में भी कायदे कानून होने चाहिए उसकी गवर्निंग में। एक तरह से अगर आप देखें तो जो रायसीना डायलॉग हम आज समाप्त कर रहे हैं, इसमें सारी चर्चाएं एक बहुत ही निश्चित तौर पर शुरू हुई, और अगर आप उनका अंत भी देखें, जो अंत में दातो श्री अनवर इब्राहिम ने अपने भाषण में कंक्लूड किया, तो मैं कहूँगा एक कंप्लीट सर्कल इसमें बनता है इस पूरी चर्चा में। शुरू हुआ यूरोप से, जैसे कि आपने कहा, और इस बहुत एक अहम मुद्दा रहा है यूरोप इस पूरे कॉन्फ्रेंस का। आपने श्रीमती एर्ना सोलबर्ग को भी सुना, जिन्होंने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की अवश्य बात की, लेकिन समस्या ये है कि ये रूल्स किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, और इसमें से कई रूल्स ऐसे हैं जिनके बारे में प्रश्न निर्धारण करने वाले देशों में ही पहले उठने शुरू हुए, जब बाकी लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। जैसे क्लाइमेट चेंज के रूल्स हैं जी, जो विश्व पर एक इतना बड़ा संकट आ रहा है, जिन देशों ने रूल बनाना शुरू किया उन्हीं देशों में उस पर प्रश्न उत्पन्न होने शुरू हो गए। तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर तो एक तरह से चरमराता हुआ नज़र आया, और जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इसको लेकर के अटलांटिक के दोनों छोरों पर, वो साफ साफ इस कॉन्फ्रेंस पर हमें आपको देखने को मिला। साथ ही आपने अंत में अन्य भाषाओं को सुना, अन्य देशों को सुना जिनकी दूसरी आवाज़ थी। दातो अनवर इब्राहिम बहुत साफ साफ बोले कि ज़रूरत है कि एक एशियाई एथिक, जो ह्यूमैनिटी की बात है, मानववाद की बात है, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास सिर्फ कुछ इन्हीं गिने चुने लोगों का नहीं हो सकता। ये सिर्फ नहीं हो सकता कि एक कैपिटलिज्म के आधार पर जो कुछ देश बड़े अमीर हो गए हैं, एक बहुत बड़ी खाई वहाँ पे भी उत्पन्न हो रही है, और 6 बिलियन लोग आज भी ऐसी स्थिति में हैं कि उनको बेसिक नीड्स नहीं मिलती हैं। तो जब तक विश्वीकरण ऐसा ना हो जिसमें बाकी 6 बिलियन जो छूटे हुए हैं वो साथ लेकर के आगे हम नहीं ले चलेंगे, तो इस तरह का विश्वीकरण नहीं चलेगा। तो क्या एशिया ऐसे इस नए प्रकार के विश्वीकरण का प्रणेता बन सकता है? जी, अब एशिया की जहाँ तक बात है, हमने रायसीना डायलॉग के दौरान जो विश्व की संरचना है उसके रीऑर्डर की भी बात की है, तो उसमें एशिया के रोल के बारे में भी अनवर इब्राहिम से आपने बात की थी। और अनवर इब्राहिम को हमने सुना जब वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे टकराव है मल्टीलैटरलिज्म और यूनिलैटरलिज्म में। तो यूनिलैटरलिज्म जो एक तरह से अमेरिका में दोबारा दिख रहा है, और राइज ऑफ नेशनलिज्म जिसे कहा जा रहा है, तो फिर उस उदारवादी व्यवस्था जो लिबरल ऑर्डर है उसमें क्या अमेरिका तैयार है और देशों को साथ लाने में और मिलकर साथ चलने में, या ये यूनिलैटरलिज्म बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है? क्योंकि अब मल्टीलैटरलिज्म की भी बात करते हैं, पर वो दिखता कहाँ है? देखिए, मल्टीलैटरलिज्म का तो अगर आप अंत देखें कब हुआ था, मल्टीलैटरलिज्म का अंत हुआ है, जैसे आज भी चर्चा हुई थी, 9/11 के बाद जी, जब ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, जब एक यूनिलैटरल एक्शन लेकर के कुछ इस तरह के द्वंद्व शुरू किए गए, चाहे वो इराक में हो, उसके बाद सीरिया में हो, जिससे मल्टीलैटरल कंसेंसस नहीं था, जिसमें यूनाइटेड नेशंस को का कहीं भी सपोर्ट नहीं था। कुछ देशों ने आपस में डिसाइड किया कि ये जो वॉर ऑन टेरर है इस प्रकार से चलाया जाएगा, जिसके नतीजे आज भी दिख रहे हैं। कोई भी समाधान उन पश्चिम एशिया में होता नहीं दिखाई देता है, और अंततः अन्य देश आगे आकर के
अब हम देख रहे हैं कि कैसे पश्चिम एशिया की तस्वीर एक दूसरा रूप ले रही है जब अन्य देश इसमें हिस्सा लेना शुरू करते हैं। तो जो यूनिलैटरलिज्म का दौर शुरू हुआ, यूनिलैटरलिज्म का मतलब है कि रूल्स एक ही शक्ति बनाएगी, बाकी शक्तियाँ उन रूल्स में शामिल नहीं होंगी, तो वो फिर रूल्स बेस्ड ऑर्डर का तो आधार हो ही नहीं सकता है। रूल्स बेस्ड ऑर्डर का आधार तो एक मल्टीलैटरल विश्व ही हो सकता है जी। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। और इसी वजह से जो आप देख रहे हैं, ये जो उदारवाद की एक पूरी संस्कृति शुरू हो गई थी, उसका जो अंत हुआ है, जो उस पर प्रश्न उठने शुरू हुए हैं, जो एक पश्चिमी उदारवाद की संस्कृति शुरू हुई थी, एक कैपिटलिस्ट लेड उदारवाद की संस्कृति शुरू हुई थी, उसके बारे में मूलभूत प्रश्न उठने लगे हैं उन देशों में भी और बाकी देशों में भी जी। तो यही रीऑर्डर की आज हम बात कर रहे हैं जी। और उसमें एक जो बहुत हावी रही चर्चा, वो फिर वही रही कि जिसको हम बार बार कह रहे हैं रिसर्जेंस ऑफ अ बाइपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे अमेरिका है और चाइना है, इसलिए हम यूएस टेक और चाइना टेक की बात होती रही है। और उसमें भारत जैसे देशों या एशिया के दूसरे देशों के सामने ये सवाल उठ रहा है कि आप किसके साथ हैं या आपको पक्ष चुनना है। तो वो एक टकराव भी यहाँ पर बार बार सुनाई दिया, अमेरिका और चीन के दो खेमों के बीच में। जहाँ तक दो खेमों का प्रश्न है, ना यूरोप इन दो खेमों से सहमत है, ना एशिया के बाकी देश इन दो खेमों की राजनीति से सहमत। बल्कि हमने सुना कि यूरोप ज़रूरी इसलिए है कि दो खेमे ना रहें। जी हाँ, यूरोप अगर आप देखें तो यूरोप भी सहमा हुआ है इस पूरी चर्चा में कि अगर दो खेमे होते हैं तो वो किस तरफ जाएगा जी। क्योंकि यूरोप भी कई मायनों में आज की दुनिया तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा जोड़ दिया है एक दूसरे को, सभी देशों को आपस में। तो ये समस्या सब देशों के लिए है। और यही जो एक कंसेंसस निकल करके आता है कि नया दौर, नए कुछ नियम कानून का गठन होगा जिसमें कई सारी आवाज़ें सामने आकर के इन कानूनों को लिखेंगी। ये यूनिलैटरल ऑर्डर नहीं होगा, इसमें कई अन्य देश, जिनमें भारत भी है, मलेशिया भी है, चीन भी है, अफ्रीका भी है, कई सारे देश हैं जो सम्मिलित रूप से आगे आकर के इस नए विश्व की संरचना करेंगे। एक तो एशिया की इसमें क्या जगह या भारत की क्या जगह है हम देखते हैं, और दूसरे जब हमने यूरोप की बात की है तो यूरोप के ऊपर एक सेशन पूरा रायसीना डायलॉग में हो रहा था जिसमें ये बात हो रही थी कि यूरोप में क्या समस्याएं हैं यूरोपियन यूनियन में, और ये वहाँ पर चुनाव का साल है यूरोपियन यूनियन में। तो वहाँ पे एक यूरोपियन पार्लियामेंट की सदस्य थी मारिया शाके, जिन्होंने ये कहा कि एक फुटबॉल टीम जिसमें कि कोई कोऑपरेशन या सिनर्जी नहीं है उसके जैसा है यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर कोई एक मत नहीं है बड़े बड़े मुद्दों पर, तो ये सबसे बड़ी समस्या है उनकी अभी। जब फुटबॉल टीम कई ऐसी होती हैं जो कि एक गेंद नहीं 11 गेंदों से खेलना चाहती हैं तो अगर 11 गेंदों से फुटबॉल खेला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यूरोप तो आज 29 और फिर 28 गेंदों से खेलने की बात करता है। तो ये एक समस्या यूरोपियन यूनियन के साथ हमेशा रही है जी। और अगर आपने सुना होगा स्पेनिश फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे यहाँ पर, यहीं फेसबुक लाइव पर उनके साथ चर्चा हुई थी। उन्होंने माना कि यूरोपियन यूनियन को भी रिफॉर्म की ज़रूरत है, पुनर्विचार, रीइन्वेंट करना पड़ेगा, पुनर्संरचना करनी पड़ेगी, फिर से सोचना पड़ेगा कि किन किन क्षेत्रों में कैसे यूरोप एकजुट होकर के एक टीम की तरह काम कर सके। मुश्किल है, यूरोप में आज भी कई द्वंद्व चल रहे हैं। यूरोप आज सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब इलाका एक तरीके से हो गया अगर आप वहाँ की पॉलिटिक्स देखें जी। भविष्य में क्या रूप लेगी, किन देशों में किस प्रकार की सत्ताएं आएंगी, पॉपुलिज्म कहाँ क्या रूप लेगा, इसके बारे में आज कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है जी। तो यूरोप में ये दुविधा तो चल ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने एक सवाल जानना चाहता कि ये जो संरचना बदल रही है विश्व की, उसमें एशिया का क्या रोल देखते हैं? एशिया उसमें कहाँ फिट होता है या किस तरह का रोल निभा सकता है? देखिए, जो एक बात हो रही है कि हम लोग अंत में जी एक ऐसी संरचना का निर्माण करें जिसमें ये जो लैंडमास है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जो कि एक वास्तव में एक कॉन्टिनेंट है जिसको 3 कॉन्टिनेंट्स के रूप में देखा जाता है, सभी लोगों को मिलकर के, जिसमें चीन भी एक हिस्सेदार है, लेकिन कोई भी जो सल्यूशन है वो चाइना सेंट्रिक नहीं हो सकता, उसका केंद्र बिंदु चीन नहीं हो सकता, उसके कई केंद्र बिंदु हैं। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं। तो जो चाइना का एक इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट है उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज करके बाकी देश उसमें सम्मिलित हों, कई अन्य उसमें नीचे से उठ करके आवाज़ें आएँ, लोग शामिल हों और ऐसे प्रोजेक्ट्स का विकास हो जो वायबल हों, जो अंततः इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कर सकें,
जो कि एक बहुत आवश्यक ज़रूरत है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और सभी एशियाई देशों को साथ मिल करके, तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक रूप में ऊपर से थोप करके नहीं, बल्कि एक प्रजातांत्रिक रूप में नीचे से उठ करके ये आवाज़ें आएंगी और इसका निर्माण हो सकता है। और इसी पर चर्चा लगातार हुई रायसीना डायलॉग के दौरान कि किस तरह से ये वर्ल्ड रीऑर्डर जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो विश्व क्या नया रूप लेगा और कौन सी शक्तियाँ इसमें अहम होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस बातचीत के लिए।